क्लासिकल मैकेनिक्स के अभी तक के लेक्चर्स में हम लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम सेंट्रल फोर्स मोशन और एक टू बॉडी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि जो लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन में हमने पढ़ा है उसकी ज़रूरत भी इस चैप्टर में हमें पड़ेगी, बट इस चैप्टर में जो हमारा मेन कंसर्न होगा वो ये है कि किस तरह से एक टू बॉडी सिस्टम को सिंगल बॉडी सिस्टम की तरह ट्रीट किया जा सकता है। और जो मेजर बात ये है कि एक सेंट्रल फोर्स, जिस तरह से ग्रेविटी और कोलंबियन फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, तो इस तरह के सेंट्रल फोर्स में एक टू बॉडी सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक टू बॉडी सिस्टम के लिए इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक जो है वो है टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। अभी तक के लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म में हम जब भी किसी सिस्टम या किसी पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन लिखते आए हैं तो हमारे पास हमेशा ही एक सिंगल पार्टिकल रहता है जिसका मास m गिवन था और हम उस सिस्टम के लिए या उस पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन लिखते आए थे। बट जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं या कोलंबियन फोर्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ये एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम नहीं होता है, बल्कि ग्रेविटी के फोर्स के लिए भी दो पार्टिकल का होना ज़रूरी है जो एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सके। सेम बात कोलंबियन फोर्स के साथ भी है। जब तक आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स नहीं होंगे तब तक उनके बीच कोलंबियन फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ जो हमारा मेन कंसर्न ये है कि हम एक टू बॉडी सिस्टम को स्टडी करना चाह रहे हैं। तो एक सेंट्रल फोर्स में दो बॉडीज रखे हुए हैं और हमें उस सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। तो नॉर्मल प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। लैग्रेंजियन लिखने के लिए आपको उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो मान लेते हैं कि दो मासेज हैं m1 और m2। ये मास m1 है और ये दूसरा मास m2 है। m1 मास ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पर है और m2 मास ओरिजिन से r2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इन दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है m1 के रिस्पेक्ट में m2, पहले इनका पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर देते हैं। m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है और m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है, ठीक है। और m1 के रिस्पेक्ट में m2 का पोजीशन क्या होगा, तो वेक्टर से हम जानते हैं, वेक्टर एडिशन रूल से, कि अगर ये r1 है, ठीक है, और ये r2 है तो इन दोनों का जो सम होगा वो ये होता है r1 प्लस r2। यहाँ ध्यान दें तो ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है और m1 के रिस्पेक्ट में m2 का पोजीशन वेक्टर अगर डिफाइन करेंगे तो उसका एरो ये होगा। दैट मीन्स इस दोनों को आपस में कंपेयर करें तो r1, और अगर इसको मैं r मान लूँ, r वेक्टर, तो r1 प्लस r यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ ऐड होकर r2 के इक्वल देगा। दैट मीन्स कि r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर r2 वेक्टर के इक्वल होना चाहिए वेक्टर एडिशन रूल से। सो r वेक्टर जो है वो सिंपली r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर होगा। तो m1 के रिस्पेक्ट में m2 का जो पोजीशन है वो r2 माइनस r1 वेक्टर है, जो कि r वेक्टर हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये एक टू बॉडी सिस्टम है और हमें इस सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन लिखना है। तो हम जानते हैं लैग्रेंजियन के लिए आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत होगी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट वाला पार्टिकल मास m1 है, पोजीशन वेक्टर r1 है, तो वेलोसिटी r1 डॉट होगी और लैग्रेंजियन हो जाएगा 1/2 m1 r1 डॉट स्क्वायर, प्लस सेकेंड पार्टिकल की बात करें तो 1/2 m2 r2 डॉट स्क्वायर। और एक सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स पोजीशन के फंक्शन होते हैं r, तो सेंट्रल फोर्स हो जाएगा Vr। ये लैग्रेंजियन होगा इस सिस्टम का। यहाँ जो हमने लैग्रेंजियन डिफाइन किया है इसमें दो वेरिएबल r1 और r2 आ रहे हैं क्योंकि दो पार्टिकल का सिस्टम है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि एक सिंगल पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। यहाँ दो पार्टिकल हैं तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएंगे, 3-3 इंडिविजुअल करके। दैट मीन्स हमें 6 पैरामीटर्स की ज़रूरत है इस पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, पूरे सिस्टम के मोशन को डिफाइन करने के लिए। लेकिन क्या हो कि अगर इस टू बॉडी सिस्टम को किसी तरह से वन बॉडी सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए।
इसका सबसे बड़ा मेजर जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि अगर सिस्टम वन बॉडी सिस्टम है तो आपको पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए 6 की बजाय 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी, 3 ही पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम इस टू बॉडी सिस्टम को वन बॉडी सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए दोनों मासेस m1 और m2 जो है इनका सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ मास cm है जो ओरिजिन से कैपिटल R पोजीशन वेक्टर पे है। ठीक है, सो नाउ अब हम इस पूरे सिस्टम में m1 और m2 की जगह पे सेंटर ऑफ मास के तौर पे काम में लेंगे और इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर r प्राइम काम में लेंगे, r काम में लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या फर्क पड़ जाएगा? ऐसा करने पर सबसे पहले तो लैग्रैंजियन चेंज होगा। अब लैग्रैंजियन चेंज करने के लिए पहले हमें एक तो r वेक्टर की जरूरत है। r वेक्टर जो कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास r, ये इक्वल होगा m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर m1 प्लस m2 के। इस रिलेशन से आप पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं r। और दूसरी चीज़ ये कि अभी तक हमारे पास दो पार्टिकल्स थे m1 और m2 और हम उन दोनों की जगह एक सिंगल पार्टिकल या सिंगल सेंटर ऑफ मास काम में ले रहे हैं, तो हमें इस सेंटर ऑफ मास का मास चाहिए होगा और उसे रिड्यूस्ड मास कहते हैं। सो रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम म्यू से डिफाइन किया जाता है और ये m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 होता है। यहां पर ध्यान दें कि इफ m1 इज वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम m2, सपोज कि m1 का मास m2 से बहुत ज़्यादा है, तो ये म्यू इक्वल हो जाएगा m1 m2, जिसका मास बहुत ज़्यादा है m1 का, इसको बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट के, तो 1 प्लस m2 ओवर m1 बचेगा ना। m1 इज वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम m2, तो ये क्वांटिटी बहुत ही छोटी होगी और इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो बाय नेग्लेक्टिंग ये हो जाएगा m1 m2 ओवर, यहाँ 1 ही बचेगा, सो ये दिस वन इज m1 कैंसिल एंड दिस इज इक्वल्स टू m2। ध्यान दें कि अगर m1 का मास m2 के मास से ज़्यादा है तो जो रिड्यूस्ड मास आएगा पूरे सिस्टम का वो m2 जो लाइटर मास पार्टिकल है उसके मास के अप्रॉक्सीमेट इक्वल आएगा। m1 बहुत हैवी था, m2 बहुत ही लाइट मास पार्टिकल है। इस तरह के सिस्टम का रिड्यूस्ड मास हमेशा ही लाइट मास पार्टिकल के मास के इक्वल आता है। यही वजह है कि फॉर हाइड्रोजन एटम ये न्यूक्लियस है, एक सिंगल प्रोटॉन और उसके चारों ओर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1836 टाइम ऑफ प्रोटॉन होता है ना। चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का 1836 टाइम्स ही है, बहुत ही कम है, इसलिए जब इस हाइड्रोजन एटम के सिस्टम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सिस्टम का रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट किया जाता है म्यू, तो वो लगभग इक्वल आता है लाइट मास पार्टिकल के, जो कि इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है इससे 1836 टाइम्स हल्का है, तो इस पूरे सिस्टम का रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल आता है। तो जब भी आप रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट कर रहे हो और दो पार्टिकल के बीच में मास का बहुत मेजर डिफरेंस हो, तो हमेशा ही जो रिड्यूस्ड मास आएगा सिस्टम का वो लाइट मास पार्टिकल के रिड्यूस्ड मास के ही अप्रॉक्सीमेट इक्वल आएगा। बट अगर मासेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो अब अगर इस पूरे सिस्टम के लिए फिर से लैग्रांजियन लिखा जाए, नाउ लैग्रांजियन, नया लैग्रांजियन लिखे L, जहां हम इसे दो पार्टिकल की तरह ट्रीट करके सिंगल पार्टिकल की तरह ट्रीट करें, तो 1/2m इस वाले मास m1 और m2 मास की जगह अब नया मास हम काम में लेंगे रिड्यूस्ड मास, दैट इज म्यू, इसका डिस्प्लेसमेंट r डॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी -VR, जहां V सेंट्रल फोर्स है। तो अब ध्यान दीजिए, अब सिंगल एक ही कोऑर्डिनेट r काम में आ रहा है
और चूंकि हमने इसे वन बॉडी सिस्टम की तरफ ट्रीट किया है तो इसके 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो इस तरह से एक 2 बॉडी सिस्टम को 1 बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर आप उन दोनों बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास काम में लें तो वो बॉडी 1 बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेल, नेक्स्ट है सेंट्रल फोर्स एंड मोशन इन अ प्लेन। सेंट्रल फोर्स एंड मोशन इन ए प्लेन। वेल, पहले भी हमने ये कई बार डिस्कस किया है कि सेंट्रल फोर्स कैसे फोर्स होते हैं। तो सेंट्रल फोर्स ऐसे फोर्सेस को कहते हैं जो सिर्फ पोजीशन का फंक्शन हो, या ऐसे फोर्स जो एक फिक्स्ड पॉइंट से या तो दूर की तरफ जा रहे हो या पास की तरफ आ रहे हो। उनका जो फोर्स है मैग्नीट्यूड में वो सिर्फ पोजीशन का फंक्शन होना चाहिए। तो ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। डेफिनेशन आप चाहे तो लिख लीजिए। इफ अ फोर्स एक्ट on a particle in such a way that it is always directed toward or away from a fixed center and its magnitude depends only upon the distance r from the center, then this force is called सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फोर्स जो एक फिक्स्ड पॉइंट से या तो दूर की तरफ या उस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड हो और जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस r का फंक्शन हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। तो इस तरह के फोर्सेस जो F होंगे वो इक्वल होंगे F ऑफ r, फंक्शन होगा r का, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो r के अलॉन्ग होगी। ठीक है, r वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में भी लिखना चाहिए, यूनिट वेक्टर को, तो ये F ऑफ r वेक्टर अपॉन r भी लिखा जा सकता है। जैसे ग्रेविटी एक सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटी के केस में एक सेंटर पार्टिकल के, एक हैवी पार्टिकल के चारों ओर जो दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा होता है, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो हमेशा ही इस r वेक्टर, ये जो रेडियल डिस्टेंस होती है, इसके अलॉन्ग ही लगती है, या तो अवे या टूवर्ड। और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ और सिर्फ इनके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स अगर पार्टिकल यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, अगर ये डिस्टेंस सेम है तो फोर्स भी सेम होगा। इस एंगल का फर्क नहीं पड़ता कि ये इस एक्सिस से कितने एंगल पे हैं। तो ऐसे फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं। वेल, सेंट्रल फोर्सेस नेचर में 2 टाइप के होते हैं। ये अट्रैक्टिव नेचर के भी हो सकते हैं और रिपल्सिव नेचर के भी हो सकते हैं। अगर F ऑफ R, if F of R is less than 0, then attractive in nature, but if F of R is greater than 0, then repulsive in nature. तो अगर जो फोर्सेस होंगे सेंट्रल फोर्सेस, वो दोनों नेचर के पॉसिबल है, अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। ये तो बात हुई फोर्स की।
अब अगर फोर्स, और एक और बात कि जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, और अगर फोर्स कंजर्वेटिव है और इस सिस्टम में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरह के फोर्स में, तो उस पार्टिकल में एक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी सिंपली potential energy due to central force Fr सिंपली इक्वल होती है V इक्वल्स टू सेंट्रल फोर्स की फोर्स में और जो पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है F ऑफ R दैट इज माइनस dV ओवर dr के इक्वल होता है। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस dV ओवर dr r कैप के। वेल यहाँ पर एक बात जो मेजर ध्यान रखने वाली है वो ये है कि फोर्सेस के साथ साथ जो पोटेंशियल आप कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी V, वो भी सिर्फ R का ही फंक्शन होगी। और अगर कोई पोटेंशियल सिर्फ R पर डिपेंड कर रहा है, एंगल थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जेम्यूथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसे पोटेंशियल को स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल्स कहते हैं। तो सेंट्रल फोर्सेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल आता है वो एक स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल होता है। नाउ हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोजीशन का फंक्शन होती नहीं है, पोजीशन का फंक्शन सिर्फ पोटेंशियल होते हैं, और ऊपर से जो सेंट्रल फोर्स के लिए जो पोटेंशियल आ रहा है वो सिर्फ आर का ही फंक्शन है, थीटा का फंक्शन नहीं है। दैट मीन्स जब भी आप इस तरह के सिस्टम के लिए लैग्रांजियन लिखेंगे तो लैग्रांजियन कभी भी थीटा का फंक्शन नहीं होगा, विच मीन्स कि ऐसे सिस्टम के लिए थीटा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। और अगर थीटा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, क्योंकि लैग्रांजियन थीटा पर डिपेंड ही नहीं करेगा, जब पोटेंशियल एनर्जी थीटा का फंक्शन नहीं है तो लैग्रांजियन भी थीटा का फंक्शन नहीं होगा, और लैग्रांजियन अगर थीटा का फंक्शन नहीं है तो थीटा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और अगर थीटा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा पी थीटा, जिसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, वो कांस्टेंट होगा, जो कि हम ऑलरेडी लैग्रांजियन में पढ़ चुके हैं। सो सेंट्रल फोर्सेस में पोटेंशियल के सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड होने की वजह से थीटा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, और जो कॉन्जुगेट मोमेंटम है जिसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं वो कांस्टेंट बना रहता है इस पूरे सिस्टम के लिए। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर उसे लिखते हैं। इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली द डिस्टेंस r and hence the system possesses spherical symmetry. Thus, any rotation about a fixed axis will not have any change on the solution. ठीक है, and hence एंगल कोऑर्डिनेट चाहे वो थीटा हो या फाई for rotation about a fixed axis must be cyclic.
and this result in the conservation of angular momentum। ठीक है, चूंकि एंगल कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम वो भी कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम जे होता है जो कि r क्रॉस p से हम डिफाइन करते हैं, ये सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो ये सेंट्रल फोर्स के कुछ मेजर प्रॉपर्टीज़ थे कि सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, उस फोर्सेस में पोटेंशियल किस तरह का होगा और जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व बना रहेगा। इसके अलावा सेंट्रल फोर्सेस में पार्टिकल जो है वो हमेशा ही एक सिंगल प्लेन में मोशन करते हैं। तो ये चीज़ भी मेंशन कर लीजिए कि मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अंडर central force takes place in a plane। ठीक है, तो जब भी किसी सेंट्रल फोर्स की बात हो रही हो दैट मीन्स पूरा सिस्टम एक सिंगल प्लेन में मूव कर रहा है, तो आपको 3 डायमेंशनल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट से भी उस सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम वही करेंगे, हम सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहे एक पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। Well, equation of motion under central force। ओके, तो एक सेंट्रल फोर्स के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। If a particle moving in central potential VR, then Lagrangian क्या हो जाएगा? अभी हमने कहा कि अगर पार्टिकल सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है तो वो एक प्लेन में मूव कर रहा होगा, और प्लेन के लिए हम 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट काम में लेंगे। तो लैग्रेंजियन होगा 1/2 पोलर कोऑर्डिनेट में mr.2 प्लस r² θ.2 के माइनस पोटेंशियल जो कि VR है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन r के रिस्पेक्ट में d/dt डेल L ओवर डेल R डॉट माइनस डेल L ओवर डेल R इक्वल्स टू 0। लैग्रेंजियन का R डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो d/dt ये हो जाएगा mr डॉट माइनस R के रिस्पेक्ट में L का डिफरेंशिएशन mr थीटा डॉट स्क्वायर, इसका यहाँ भी R का फंक्शन है ये, तो R के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और dv ओवर dr इक्वल्स टू 0। ये हो गया mr डबल डॉट माइनस mr थीटा डॉट स्क्वायर प्लस dv ओवर dr इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम चाह रहे हैं कि हम थीटा डॉट को यहाँ से रिप्लेस कर दें, क्योंकि थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक मोमेंटम होगा जनरलाइज्ड मोमेंटम पी थीटा वो कांस्टेंट होता है सेंट्रल फोर्स फील्ड के केस में, तो हम इसे चेंज करना चाह रहे हैं। सो जनरलाइज्ड मोमेंटम पी थीटा इक्वल होगा डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट के, और लैग्रेंजियन का थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एम आर स्क्वायर थीटा डॉट
यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर आएगी। ठीक है। नाउ पी थीटा जनरलाइज्ड मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लें कि जनरलाइज्ड मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम जे है, ठीक है, हम एंगुलर मोमेंटम को पी थीटा से लिख रहे हैं, वही जनरलाइज्ड मोमेंटम, बट बार बार पी थीटा लिखने की बजाय हम एक उसे नोटेशन दे देते हैं जो कि जे है। तो थीटा डॉट इक्वल होगा जे ओवर एम आर स्क्वायर के। ये याद रखना है हमें इसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी है थीटा डॉट, वो जे ओवर एम आर स्क्वायर होता है। नाउ इस थीटा डॉट को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एम आर डबल डॉट माइनस एम आर जे ओवर एम आर स्क्वायर प्लस डी वी ओवर डी आर इक्वल्स टू 0, एम आर डबल डॉट माइनस एम स्क्वायर है, सो जे स्क्वायर ओवर एम आर क्यूब प्लस डी वी ओवर डी आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर इस इक्वेशन में से d ओवर डी आर को बाहर ले लिया जाए, तो एम आर डबल डॉट सेम रह जाएगा, माइनस अगर मैं d ओवर डी आर को कॉमन ले लूँ बाहर, तो ये बचेगा जे स्क्वायर ओवर एम आर स्क्वायर और एक 2 भी आएगा साथ में प्लस v। ट्राई चेक कर लीजिए, अगर इस पूरे टर्म का हम r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने पर 2 मल्टीपल में आ जाएगा, जिससे 2 कैंसिल होगा, और r स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन से एक टर्म आएगी 3 की, तो ये r क्यूब हो जाएगा। साथ में v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो dv ओवर dr होगा, और साथ में r स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन से एक नेगेटिव टर्म और आएगी, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर इस पूरे इक्वेशन को r डॉट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इक्वेशन 4 बाई r डॉट, इस जाएगा एम आर डॉट r डबल डॉट माइन प्लस d ओवर डी आर जे स्क्वायर 2mr स्क्वायर प्लस v r डॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ना ध्यान दीजिए, एम आर डॉट आर डबल डॉट, इसे भी हम इसी तरह से चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इसमें से d बाई डी टी को बाहर लिख दूं, तो ये हो जाएगा 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर। जब आप वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो यही टर्म मिल जाएगी, आर डॉट स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2 आर डॉट देगा, 2 से 2 कैंसिल, और आर डॉट का डिफरेंशिएशन आर डबल डॉट प्लस डी ओवर डी टी, डी ओवर डी आर जे स्क्वायर ओवर 2mr स्क्वायर प्लस v आर डॉट डी आर ओवर डी टी होगा इक्वल्स टू 0। नाउ d ओवर डी टी 1/2 mr डॉट स्क्वायर प्लस डी आर एंड डी आर, तो इस दोनों को हटा के इसे d ओवर डी टी लिख सकते हैं सिंपली, और ये बच जाएगा जे स्क्वायर ओवर 2mr स्क्वायर प्लस v इक्वल्स टू 0। दोनों में d ओवर डी टी है तो इसे कॉमन ले लेते हैं, d ओवर डी टी 1/2 mr डॉट स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर ओवर 2mr स्क्वायर प्लस v इक्वल्स टू 0। और अभी हमने माना था कि j ओवर एम आर स्क्वायर जो है वो थीटा डॉट है, तो इस वैल्यू को वापस से सब्सटीट्यूट कर दें। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हो जाएगा d ओवर डी टी
1/2m r डॉट स्क्वायर प्लस 1/2m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस v इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर आप मोमेंटम की टर्म में लिखें तो ये होगा, और एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में लिखें तो ये होगा। नाउ ये इन पूरे टर्म का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 है, दैट मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट को हम, अगर ये एक कांस्टेंट है तो इसे 1/2m r डॉट स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर ओवर 2m r स्क्वायर प्लस v, ये कांस्टेंट होगा जो कि E के इक्वल होगा। ये कांस्टेंट है, E के इक्वल ही क्यों, एनर्जी के इक्वल ही, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। और टाइम अगर किसी लैग्रेंजियन में कांस्टेंट, कोई लैग्रेंजियन टाइम का फंक्शन नहीं हो, टाइम साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो, तो जो कंजर्वेशन रूल वैलिड होती है वो होती है एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसलिए हमने पूरे इक्वेशन के लिए जो कांस्टेंट काम में लिया है वो एनर्जी काम में ली है। और इस इक्वेशन से लिखें तो 1/2m r डॉट स्क्वायर प्लस 1/2m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस v इक्वल्स टू a। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। फाइनल इक्वेशन स्टेटमेंट हमें ये मिला है। वेल, इस इक्वेशन पर ध्यान दें तो इस इक्वेशन में एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो 3 टर्म्स पर डिपेंड करती है। E तो टोटल एनर्जी है। फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, एयर 1/2m r डॉट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, सेकेंड टर्म V की बात करें, VR, तो ये एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी है, हमने यहीं से स्टार्ट किया था। बट ये थर्ड टर्म J स्क्वायर ओवर 2m r स्क्वायर या फिर हाफ m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर जो है, ये क्या है? वेल, जब भी कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के चारों ओर सेंट्रल फोर्स फील्ड में रोटेशन कर रहा हो तो वहाँ पे 2 फोर्सेस काम करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स होती है, और जैसे कि ग्रेविटी जो उस फोर्स पे लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। बट उस फोर्स के अपोजिट जो एक फोर्स लगती है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो ये एनर्जी हमें मिली है। सो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल। इसे पूरा जो है स्टेटमेंट के तौर पर अगर लिखने जाए तो इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी फॉर रेडियल मोशन। दैट मीन्स जब भी एक पार्टिकल एक सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रहा हो तो उसकी जो एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी, उस एनर्जी में 3 पोर्शन होंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ m r डॉट स्क्वायर, एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी VR, और एक सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी भी होगी जो कि J स्क्वायर ओवर 2m r स्क्वायर से दी जाती है। तो इस तरह से अभी हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में मूव कर रहे पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट किया है। वेल, अगर कोई पार्टिकल ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी के अगेंस्ट में अगर मूव कर रही है, ग्रेविटी के सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रही है, तो किसी ऑर्बिट में मूव कर रही होगी। तो नेक्स्ट काम जो हमें करना है वो यही है कि हमें उस ऑर्बिट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर कर्व दे दिया जाता है या ऑर्बिट दे दी जाती है, और ये पूछा जाता है कि जो फोर्स है, जो पार्टिकल है, वो किस तरह के फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है। तो हमें वही फोर्स फील्ड कैलकुलेट करना है। वेल, तो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से एक सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव करने वाले पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा और पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होगी। बट जब भी कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है तो वो किसी न किसी पाथ को या किसी न किसी ऑर्बिट को फॉलो कर रहा होगा, और हमें उसी ऑर्बिट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हालांकि इसकी पूरी लेंथी डेरिवेशन है, बट उस डेरिवेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए डायरेक्ट हम फाइनल रिजल्ट को काम में लेंगे। बट उस रिजल्ट को काम में लेने से पहले हम उस टर्म के ईच एंड एवरी जितने भी उस वेरिएबल्स उस इक्वेशन में काम में लिए गए हैं उसे समझ लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट। ठीक है, इफ
particle of mass m is moving in a central potential VR, then equation of orbit, ये इक्वेशन d2u over d theta square plus u equals to minus m over j square u square f u से दी जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि इनके मतलब क्या है। ये इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसी की मदद से हम इक्वेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं u की। जो भी आपका सेंट्रल पोटेंशियल होगा वो r का फंक्शन होगा और यहाँ पर u इज़ 1 over r है। एक्चुअल में इस पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करने में ये ये चीज़ मानकर इसे सॉल्व किया गया है कि 1/r को u से रिप्लेस कर दिया जाए। तो जहाँ भी इक्वेशन में u की टर्म है दैट मीन्स एक्चुअल में वो 1/r को रिप्रेजेंट कर रही है। m पार्टिकल का मास है, मास ऑफ द पार्टिकल, j एंगुलर मोमेंटम है, ये पिछले टॉपिक में भी हमने अभी देखा था, और u अगेन 1/r है, और fu नथिंग बट u को वापस से 1/r से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। u के टर्म में लिखेंगे तो u का फंक्शन होगा, r के टर्म में लिखेंगे तो r का फंक्शन होगा। तो एक ऑर्बिट के लिए जब आप एक पार्टिकल के ऑर्बिट के लिए इक्वेशन जो फाइंड आउट करते हैं वो ये आता है। अब इसी के बेसिस पे हमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट सिस्टम है a particle moving in a central force field located at r equals to 0, described by a spiral r equals to e to the power minus theta. What is the dependency of force on r? ठीक है, एक स्पाइरल पाथ दिया गया है r इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस थीटा, और हमें बताना है कि फोर्स की r पर डिपेंडेंसी क्या है। सो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट d2u over d theta square plus u equals to minus m over j square u square f of u है। ठीक है, सो चूँकि हम u को 1/r मानते आए हैं तो r की वैल्यू यहाँ रखें तो ये हो जाएगा 1 over e to the power minus theta, that means e to the power theta। नाउ u इक्वल टू e टू द पावर थीटा है तो d2u ओवर d थीटा स्क्वायर भी e टू द पावर थीटा ही आएगा। तो ये हो जाएगा e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर थीटा इक्वल्स टू माइनस m ओवर j स्क्वायर, एंड u स्क्वायर है तो u स्क्वायर की जगह e टू द पावर 2 थीटा f ऑफ u। ठीक है, ये हो गया 2e टू द पावर थीटा माइनस m ओवर j स्क्वायर e टू द पावर 2 थीटा f ऑफ u, और यहाँ से f ऑफ u की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2j स्क्वायर e टू द पावर 3 थीटा ओवर m माइनस में। ठीक है, वेल e टू द पावर 3 थीटा, वो आप इसे
यहाँ से चेंज कर दें r से, तो f ऑफ r इक्वल हो जाएगा माइनस 2j² r क्यूब के, क्योंकि e टू द पावर थीटा 1/r के इक्वल है, ये हो जाएगा। एंड f ऑफ r प्रोपोर्शनल होगा 1/r क्यूब के। तो इस तरह से अगर कोई पार्टिकल एक स्पाइरल पाथ e टू द पावर माइनस थीटा पे मूव कर रहा है, दैट मीन्स वो एक ऐसे फोर्स में मूव कर रहा है, एक ऐसे फोर्स, सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है जो कि r क्यूब के प्रोपोर्शनल है। इसे नोट कर लीजिए। एक और पोटेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वेल, नेक्स्ट सिस्टम है ए पार्टिकल describes a conic r equals to p over 1 plus e cos theta, where p and e involve constant quantities. Define the nature of force. ओके, सो अगेन हमें एक कोनिक शेप दिया गया है R और हमें फोर्स का नेचर बताना है। ऑलराइट, सो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट d2u over d theta square plus u equals to minus m over j square u square f of u। ठीक है, now u equals to 1/r and r equals to this, so ये हो जाएगा 1 plus e cos theta over p। अब हमें d2u और d theta square की वैल्यू चाहिए, so du over d theta होगा 1/p, और 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0, cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। नाउ अगेन एक बार और करेंगे, तो 1/p माइनस ई साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा। तो ये दोनों ही वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/p d2u over d थीटा स्क्वायर माइनस ई cos थीटा प्लस u की वैल्यू 1 प्लस ई cos थीटा इक्वल्स टू माइनस m ओवर जे स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ यू। वेल, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गई और ये बच गया 1/p इक्वल्स टू माइनस m ओवर जे स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ यू। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए एफ यू की, सो एफ ऑफ यू इक्वल हो जाएगा यहाँ से माइनस जे स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर पी एम। एफ ऑफ यू प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर के, जबकि यू प्रोपोर्शनल है 1/r के, सो एफ ऑफ आर प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के। तो इस तरह से एक कोनिक शेप जो कि इस तरह के शेप में हो और उसके लिए अगर फोर्स को नेचर फाइंड आउट किया जाए तो उसका फोर्स का जो नेचर है वो इन्वर्स स्क्वायर फॉर्म में आता है। तो इस तरह से जब भी आपको किसी सिस्टम के लिए किसी पार्टिकल के ऑर्बिट का पाथ दिया गया हो तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस तरह के फोर्स में मूव कर रहा होगा। तो नाउ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको नोट करवा देता हूँ, आप इसे खुद से सॉल्व करें, प्रैक्टिस के तौर पर है, और जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो वहाँ पर हम इसके सॉल्यूशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप क्वेश्चंस नोट कर लीजिए जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। A particle of mass
m move in a spiral path r proportional to theta, find out the magnitude of force। ठीक है, सॉल्यूशन में लिख देता हूं। इसका जो सॉल्यूशन आएगा फोर्स का एफ ऑफ आर वो आना चाहिए -j² - m 2c²/r5 + 1/r³। आप इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर इससे मैच होना चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड the central force under the action of which a particle will follow an orbit described by r equals to a 1 plus cos थीटा। और इस ऑर्बिट के लिए फोर्स जो है एफ आर ये प्रोपोर्शनल आएगा 1/r⁴ के। तो ये दो क्वेश्चन हैं, इन्हें आप सॉल्व कीजिएगा और आई होप आपका आंसर मैच भी हो जाता है। बट इन केस अगर कोई इशू आता है तो जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उसमें हम इन दोनों ही क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है केपलर इक्वेशंस, केपलर लॉ ऑफ मोशंस, केपलर के प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशंस, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फॉर दिस लेक्चर इतना ही। थैंक यू।